नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। 5 बजे 10 रिपोर्टर्स में आप सभी का स्वागत है। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र सरकार के खिलाफ खेतीबाड़ी कानूनों को लेकर के विरोध किया है। सीएम कैप्टन ने शहीद भगत सिंह के गांव खटकड़ कला पहुंच करके केंद्र सरकार पर निशाना साधा। सीएम ने सबसे पहले शहीद भगत सिंह को नमन किया और बाद में धरने में शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी उनके साथ मौजूद रहे और सीएम कैप्टन ने कहा कि राज्यों से बिना पूछे यह फैसला लिया गया है और पंजाब का किसान इसलिए सड़कों पर है क्योंकि इनकी रोटी को केंद्र सरकार ने छीनने का काम किया है। आ फैसले होंगे ने देश के कि बगैर तुसी सूबे नूं पूछे, और ये एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है। एग्रीकल्चर पंजाब का एक सब्जेक्ट है। सेंटर को कोई अधिकार नहीं इसनूं हैंडल करने, और साडा तुसी वो अधिकार भी खोले और तुसी साडा जिहड़ा कुछ ये है डिस्कशन भी नहीं की। वो सूबे नाल करदे, हरियाणे नूं बुलाउंदे, सानूं बुलाउंदे, उत्तराखंड नूं बुलाउंदे। इत्थे मुख्यमंत्री साहब हरीश रावत जी पहला रहे ने, उत्थे इन्हां नूं बुलाउंदे। इन्हां दी कणक उत्थे बड़ा पैदावार हो रही है। मध्य प्रदेश दे बुलाउंदे, छत्तीसगढ़ दे बुलाउंदे, राजस्थान दे बुलाउंदे। सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ पैदावार ਹੁੰਦੀਆਂ ने। बुलाउणा किसी नूं नहीं। ਜਿਹੜੇ इन्हां दे अपने साथी ने उन्हां नूं बुला के फैसला करा के पार मारो। और हुण कहते ये किसान पंजाब के ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो होर की करेंगे? तो लड्डू वंडेंगे वो? इन्हों अकल नहीं है इन्हों कि इत्थे किसानी किस तरीके नाल इत्थे काम चल रहे हैं। अगर किसान यूनियन अपनिया कर रही ने इत्थे अपने हड़ताल, उन्होंने अधिकार है। उन्होंने तुसी रोजी रोटी खो रहे हो, उन्होंने बच्चों को भुखे मराओ। विनीत कपूर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनीत, क्या कुछ जानकारी है? जिस तरीके से हमने सुना सीएम कैप्टन का बयान, काफी गुस्से में वो दिखाई दिए और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों का हक भी छीनने की कोशिश की है और किसानों की रोजी रोटी छीनने का काम किया जा रहा है, इसलिए किसान सड़कों पर है। बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर अगर हम खेतीबाड़ी कानून की बात करें तो उसको लेकर लगातार विरोध जो है वो जारी है। और जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात करें या समूची कांग्रेस की बात करें, वो अब लामबंद होती हुई नजर आ रही है और इन कानूनों के विरोध में खड़ी होती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से पंजाब के खटखट कला के अंदर एक बड़ा कार्यक्रम किया गया जिसके अंदर कैप्टन सरकार जो है जमकर इन कानूनों को लेकर केंद्र सरकार पर बरसती नजर आई। और इसी क्रम में हरियाणा कांग्रेस जो है वो कुमारी शैलजा की अगुवाई में, प्रभारी विवेक बंसल की अगुवाई में चंडीगढ़ के अंदर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपती नजर आई। और इसी तरह से चंडीगढ़ कांग्रेस की बात करें, वो चंडीगढ़ के प्रशासक को कहीं ना कहीं ज्ञापन सौंपते नजर आए और इन कानूनों के विरोध में खड़े होते हुए नजर आए। इसी तरह से अगर बटाला की बात करें, वहां पर किसान जो है वो लामबंद होते नजर आए। यानी चौतरफा विरोध जो है वो शुरू हो चुका है। केंद्र पर तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। ये तक कहा जा रहा है कि किसानी जो है वो स्टेट मैटर है, लेकिन उसके बावजूद स्टेट का जो अधिकार है वो भी केंद्र सरकार जो है स्टेट से कहीं ना कहीं हथियाना चाहती है। इस उद्देश्य से इस तरह के कानून जो हैं वो पास किए जा रहे हैं ताकि स्टेटों के राइट्स जो हैं वो पूरी तरह से खत्म हो जाएं और वो राइट्स सीधे केंद्र की झोली में चले जाएं। जी बिल्कुल विनीत, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं जिस तरीके से तस्वीरों में सीएम कैप्टन के अलावा पूरी की पूरी कैबिनेट लगभग वहां पर मौजूद है और इसके अलावा उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत भी वहां पर मौजूद हैं। और जिस तरीके से वहां पर विरोध जताया गया है, सीएम कैप्टन ने जो निशाना साधा है केंद्र सरकार पर, उससे साफ तौर पर उन्होंने यह संदेश देने की कोशिश की है कि ये कानून वापस लेने होंगे। लेकिन वहां पर और कितनी संख्या में लोग मौजूद रहे? देखिए, वहां पर लोगों की बात करें तो जिस तरह से खटखट कला के अंदर जो कार्यक्रम रखा गया था, इसमें केवल जो समूची कांग्रेस है वो ही यहाँ पर इकट्ठी होती नजर आई थी। इसमें कांग्रेस के जो सांसद हैं, कांग्रेस के जो कैबिनेट मंत्री हैं या विधायक है, केवल वही यहाँ पर पहुंचे थे और सीधे तौर पर इन्होंने जो धरना प्रदर्शन करते हुए केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं विरोध जताने का काम किया। हालांकि खटखट कला में जिस जगह पर जो कैप्टन कैबिनेट इकट्ठी हुई थी वो एक स्मारक है और शहीद आजम भगत सिंह की स्मारक है। वहां पर पहले कांग्रेसियों की तरफ से शहीद आजम को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। उसके बाद किसानों के साथ कंधा से कंधा जोड़कर कहीं ना कहीं लामबंद होने का नारा दिया गया और यहां तक कैप्टन अमरिंदर सिंह कहते हुए नजर आए कि वो इन कानूनों को चुनौती देने के लिए जल्द ही कानून का यानी कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए नजर आएंगे। जल्द इन कानूनों को कोर्ट में चुनौती दी जाएगी ताकि किसानों को राहत मिल सके। यानी सुप्रीम कोर्ट में
में कैप्टन अमरिंदर सिंह जाने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट केंद्र की द्वारा पास किए गए इन कानूनों को लेकर जो स्टेट की दलीलें हैं उनसे सहमत हो पाता है या फिर नहीं, ये आने वाला समय बता पाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आने वाले दिनों में एक हस्ताक्षर अभियान भी कांग्रेस शुरू करने वाली है और इस हस्ताक्षर के एक ज्ञापन को राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा, जिसमें सीधे तौर पर इन कानूनों के विरोध में किसानों के द्वारा ये हस्ताक्षर करवाए जाएंगे और कहीं ना कहीं उससे आग्रह किया जाएगा कि राष्ट्रपति जो है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इन कानूनों को रद्द करवाने का काम करें। जी विनीत, जिस तरीके से ये विरोध प्रदर्शन किया है, यहाँ से सरकार को कहीं ना कहीं एक इशारा, ये विरोध जो है सरकार के खिलाफ किया गया है और पूरी की पूरी पंजाब सरकार, अगर बात की जाए पंजाब की जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, बीजेपी को छोड़ दिया जाए तो सभी एक साथ हैं, और ऐसे में क्या पंजाब सरकार को इस सख्त कदम उठाने की तैयारी में है? बिल्कुल, देखिए पंजाब सरकार जो है वो सख्त कदम उठाने की तैयारी में है। जिस तरह से आज कैप्टन अमरिंदर सिंह सीधे तौर पर कहते हुए नजर आए कि किसानों के साथ खड़े रहेंगे, तब तक खड़े रहेंगे जब तक ये काले कानून केंद्र वापस नहीं ले लेता। तो ऐसे में उन्होंने ये भी कह दिया है कि सड़क से लेकर चाहे विधानसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे लोकसभा हो, वहां पर सीधे तौर पर लड़ाई लड़ी जाएगी और इसके अलावा कानूनी लड़ाई भी इसको लड़ने के लिए रणनीति बनाई जा रही है। कहीं ना कहीं कानूनी माहिरों की सलाह जो है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह लेते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि इन कानूनों को कोर्ट के अंदर चुनौती दी जा सके और किसानों को राहत देने का काम किया जा सके। लेकिन यहाँ पर कैप्टन अमरिंदर सिंह और समूची कांग्रेस जिस लहजे में कहती हुई नजर आई है कि शरीर में अंतिम सांस तक इन कानूनों के विरोध में वो लड़ाई लड़ते रहेंगे, चाहे इसको लेकर उनको कोई भी कुर्बानी क्यों ना करनी पड़े। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी देने के लिए विनीत बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन जिस तरीके से पंजाब में किसान जो है वो सड़कों पर हैं और कांग्रेस की तरफ से भी लगातार विरोध जताया जा रहा है और अब सीएम कैप्टन भी धरने पर बैठे, तो ऐसे में साफ संदेश केंद्र सरकार को इस बारे में दिया गया है पंजाब की तरफ से, पंजाब सरकार की तरफ से, कि इन कानूनों को वापस लेने का काम किया जाए। अगर इन कानूनों को वापस नहीं लिया जाता है तो कोर्ट का भी रुख पंजाब सरकार कर सकती है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। कांग्रेस और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यूपी की राजधानी में जमकर हंगामा किया। राज्य की योगी और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। अलग अलग जगहों से दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। पुलिस से भिड़ंत भी हुई, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों ही दलों के नेताओं को हिरासत में भी लिया और कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प भी हुई, जिस पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू समेत कई नेताओं को हिरासत में लिया गया। शहर की सभी सीमाओं को भी सील किया गया। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और पहली तस्वीर कांग्रेस की, जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं। दोनों ही दलों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और उग्र प्रदर्शन को देख करके पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। बैरिकेडिंग लगा करके इन लोगों को, प्रदर्शनकारियों को रोकने का काम किया गया और अजय कुमार लल्लू को भी हिरासत में लिया गया और वहीं प्रसपा के भी कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। पुनीत मोहन हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ। पुनीत, क्या कुछ जानकारी है, किस तरीके से वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं अलग अलग पार्टियां? देखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज पूरा दिन विरोध प्रदर्शन के नाम रहा, क्योंकि कांग्रेस और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो हजरतगंज में किसान बिल जो आया है उसको लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेताओं ने तमाम जो मुद्दे हैं, कानून व्यवस्था ने कई मुद्दों को लेकर के प्रदर्शन किया और आज प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का जो प्रदर्शन रहा वो पिछले काफी प्रदर्शनों से खासा जोरदार रहा, क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी से अलग होकर के शिवपाल सिंह यादव ने पार्टी बनाई थी और उसके बाद दमखम नहीं दिखा पा रही थी, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है कहीं ना कहीं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो खासा सक्रिय हो रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस है और जो प्रदेश अध्यक्ष है अजय कुमार लल्लू, वो लगातार किसी सरकार को घेरने का काम करते हैं और आज भी उनकी गिरफ्तारी हुई है। कई सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ आज वो सीएम आवास की ओर कूच कर रहे थे, जब पुलिस ने उनको रोका, लाठीचार्ज भी किया गया है। तमाम विपक्षी दल जो है आज पूरा दिन विरोध प्रदर्शन करते रहे और सरकार से कई उनकी मांगे थी, कानून व्यवस्था को लेकर के, किसान बिल जो आया उसको लेकर के अपना विरोध प्रदर्शन वो दर्ज कराते रहे। जी, क्या ये विरोध प्रदर्शन बिना इजाजत के किए जा रहे थे? देखिए, हालांकि पार्टी का कहना है कि उन्होंने पहले ही एक नोटिस, एक एप्लीकेशन दी थी, लेकिन उनको परमिशन नहीं मिली थी और दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन का कहना है कि किसी तरह की परमिशन की कोई बात नहीं थी, केवल पार्टी ने अनाउंस किया था कि इस दिन वो प्रदर्शन करेंगे और जब कार्यकर्ताओं की संख्या ज्यादा होने लगी, पहले उनको समझाया गया, लेकिन जब वो नहीं माने तो मजबूरन पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। जी
जी, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए तो कार्यकर्ताओं ने काफी उग्र प्रदर्शन किया है और पुलिस को लाठीचार्ज भी उन पर करना पड़ा। कितनी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो हिरासत में लिए गए? देखिए, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो खासा एकत्र होते गए और लगभग सैकड़ों कार्यकर्ता ऐसे थे जो उग्र हो गए और प्रदर्शन काफी उग्र हो चला था, जिसको देखते हुए पुलिस ने पहले हल्का बल प्रयोग किया, लाठीचार्ज किया। उसके बाद सैकड़ों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके धरना स्थल ले जाया गया, जहां दिन भर उनको रखा जाएगा और शाम को उनकी बेल होगी। लेकिन आज जिस तरीके से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन देखने को मिला है, जाहिर तौर पर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी 2022 की तैयारी कर रही है और जिस तरीके से कार्यकर्ताओं में जोश आया है, शिवपाल सिंह के लिए भी राहत की खबर है, क्योंकि जिस तरीके से पार्टी समाजवादी पार्टी से अलग होने के बाद एक नई पार्टी शिवपाल सिंह यादव ने बनाई थी, लेकिन खासा एक्टिव नहीं दिख रही थी और जो बीते चुनाव हुए थे उसमें भी कोई सफलता हाथ नहीं लगी थी। लेकिन इस बार जिस तरीके से सक्रियता दिख रही है, जाहिर तौर पर अगर यही बदलाव रहा तो कहीं ना कहीं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी 2022 में दमखम के साथ खड़ी होगी। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से लगातार सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं और राजधानी में यह घेराव किया गया है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। नए कृषि कानून का विरोध देश भर में देखने को मिल रहा है, जिसके खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी है। उत्तराखंड में भी कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं। देहरादून में कांग्रेस ने नए कृषि कानूनों पर विरोध प्रदर्शन करते हुए राजभवन की ओर कूच किया। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुट हुए, लेकिन उन्हें पुलिस ने बैरिकेडिंग करके रोक लिया और इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस कर्मियों में खूब नोकझोंक भी देखने को मिली। प्रदर्शन के मद्देनजर आज राजधानी देहरादून में भारी पुलिस तैनात की गई। भारी संख्या में पुलिस बल वहां पर तैनात किया गया और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने यह कहा है कि कृषि संबंधित 3 कानूनों को पारित कराने से केंद्र सरकार का किसान विरोधी चेहरा सामने आया है। आपको बता दें कि पूरे देश में नए कृषि कानूनों का विरोध हो रहा है और विपक्ष इन कानूनों को किसान विरोधी बता रहा है। प्रतीक पाठक देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। तो प्रतीक, फिलहाल क्या कुछ जानकारी है, किस तरीके से ये प्रदर्शन किया गया और किस तरीके से जो वहां पर नोकझोंक पुलिसकर्मियों के साथ कार्यकर्ताओं की देखने को मिली, उसके बारे में क्या कुछ ताजा अपडेट? बिल्कुल हितेंद्र, राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के आह्वान पर आज पूरे देश में देशव्यापी आंदोलन कांग्रेस का था, जिसमें राजभवन कूच करना था। बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में प्रीतम सिंह की प्रदेश अध्यक्षता में कांग्रेस ने राजभवन में जाकर कहीं ना कहीं कूच किया है, जहां पर 20 सड़क पर ही पुलिस ने उनको रोक लिया बैरिकेडिंग के साथ, जिसके बाद पुलिस के साथ तीखी नोकझोंक भी हुई, जिसके साथ उन्होंने प्रीतम सिंह ने साफ तौर पर एक संदेश देते हुए कहा है कि कृषि को लेकर जो बिल पारित संसद में हुआ है वो पूरा किसानों के अनहित में है और ऐसे में कांग्रेस किसानों के साथ पूर्णता खड़ी हुई है। अगर किसानों के बिल को ये सरकार वापस नहीं लेती है तो कहीं ना कहीं चेतावनी देते हुए ये भी कहते नजर आए हैं कि लगातार इसका विरोध करते रहेंगे, किसानों के साथ वो लगातार खड़े नजर आते हुए दिखेंगी कांग्रेस। जी प्रतीक, जिस तरीके से राजभवन की तरफ ये कूच किया गया, कहां पर इन कार्यकर्ताओं को रोका गया और क्या किसी प्रतिनिधिमंडल को या किसी भी प्रतिनिधि को इनमें से मिलने की इजाजत दी गई राज्यपाल से? बिल्कुल हितेंद्र, बताना चाहूंगा प्रीतम सिंह की प्रदेश अध्यक्ष हैं जो कांग्रेस के, वो आज कांग्रेस मुख्यालय से बड़ी संख्या में अपने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ निकले, जहां पर हाथी बटकला जो राजभवन के नजदीक ही है वहां पर बैरिकेडिंग लगाकर उनको रोकने का प्रयास किया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस की तीखी नोकझोंक हुई, जिसके बाद प्रीतम सिंह राजभवन पहुंचे। उनके साथ प्रतिनिधिमंडल के कई और जो पदाधिकारी हैं कांग्रेस के वो पहुंचे, उन्होंने राजभवन में उनको ज्ञापन सौंपा है और साफ तौर पर कहा है किसानों के बिल को लेकर सरकार पूरी संजीदगी के साथ, गंभीरता के साथ इस बिल को वापस ले, नहीं तो कांग्रेस आने वाले समय में और ज्यादा प्रदर्शन करने वाली है। जी, जिस तरीके से उग्र प्रदर्शन कांग्रेस का देखने को मिला है, क्या किसी कार्यकर्ता को हिरासत में भी लिया गया है? बिल्कुल हितेंद्र, तीखी नोकझोंक हुई है, फिलहाल हिरासत में नहीं लिया गया, लेकिन कहा जा सकता है झड़प काफी तेज थी, ऐसे में पुलिस ने पूरा धकेलने का पीछे तरफ प्रयास किया क्योंकि बड़ी संख्या में। बिल्कुल प्रतीक, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार कांग्रेस की तरफ से 3 जो किसान से संबंधित कानून बनाए गए हैं उनका विरोध देश भर में किया जा रहा है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे?
इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। एनडीए से शिरोमणि अकाली दल अलग हो चुका है और अलग होने के बाद अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। पंजाब के होशियारपुर पहुंचे सुखबीर बादल ने अब गठबंधन पर यह कहा है कि अभी काम शुरू हुआ है। इसके अलावा सुखदेव सिंह ढींडसा पर भी सुखबीर बादल ने निशाना साधा। वहीं पार्टी के एनडीए से अलग होने पर उन्होंने कहा कि मैं पार्टी का अध्यक्ष हूं, लेकिन यह फैसला मेरे अकेले का नहीं, पूरी पार्टी का फैसला है। इसके अलावा किसान यूनियनों से उन्होंने ये अपील की है कि हम अगुवाई नहीं बल्कि किसानों के साथ हैं और हमारा निशाना सिर्फ एक ही होना चाहिए, दिल्ली के तख्त को हिलाना। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਰਲੇ ਐ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੌਕਾ ਲੱਭਦੇ ਐ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੰਸੈਂਟ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਯਾਰ ਨੀਤੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਹਮ ਖਿਆਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਝੁਕ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡਾ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ पार्टी ਦੀ लीडरशिप मगर लग। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। समस्तीपुर जिले का बिहार की राजनीति में विशेष महत्व है, इसलिए चुनाव आते ही यहां का माहौल गरमाने लगता है और इस बार चुनाव से पहले यहां की जनता अलग ही मूड में है और हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक राजकुमार राय का ग्रामीण इलाकों में जबरदस्त विरोध देखने को मिल रहा है। जेडीयू विधायक राजकुमार राय के पहुंचने की सूचना जैसे ही स्थानीय लोगों को मिली तो आक्रोशित ग्रामीणों ने अपने विधायक के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू किए और लोगों का आरोप है कि अभी तक विधायक ने पंचायत में विकास का कोई काम नहीं करवाया। लोगों का कहना है कि इस बार बिहार के सभी क्षेत्रों का वोटर जाग चुका है और अब अनदेखी और काम चोरी करने वाले विधायक और मंत्रियों को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है।
हरियाणा के कुरुक्षेत्र की थानेसर अनाज मंडी में धान की खरीद शुरू न होने को लेकर के किसान परेशान हैं। किसानों ने मंडी बोर्ड सचिव के कार्यालय पर ताला लगा दिया है और स्थिति को संभालने के लिए भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं मंडी बोर्ड के अधिकारियों को घर भेज दिया गया है और प्रदेश सरकार ने यह दावा किया कि कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल सहित 4 जिलों में धान की खरीद शुरू हो गई है, लेकिन किसानों का कहना है कि फसल नहीं खरीदी जा रही। फसल में नमी बताकर या फसल को खराब बताकर के रिजेक्ट किया जा रहा है। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार जल्द ही उनकी फसल की खरीद शुरू नहीं करती तो वो आत्मदाह भी कर सकते हैं। हमारा मामला किसान की जो फसल है वो खरीदी नहीं जा रही और किसान जरूर से ज़्यादा तंग है, उसके साथ मजदूर तंग है, उसके साथ आड़ती तंग है, उसके साथ सेलर वाले तंग है। ये सारा डिपार्टमेंट जो इसके थ्रू चलता था आज वो अनाथ होकर सारे अपने घरों में या दुकानों पे बैठे हैं। सारी मंडी में जीरी भरी हुई है, ये बर्बादी के तौर पर जारी है। इसका कोई सरकार ध्यान नहीं दे रही। हमारा सरकार से अनुरोध है, कृपया इसको जैसे पहले खरीदते थे वैसे ही खरीदते रहे। उसमें किसान भी राजी है, सेलर वाला भी राजी है, आड़ती भी राजी है, मजदूर भी राजी है। हम इसको ये चाहते हैं भी हमारी फसल खरीदी जाए। जो सरकार कहती है अभी हम खरीदेंगे, हमने कौन सा मना किया अभी खरीदो ना, लेकिन ये सरकार जबरदस्ती 2-4 दुकानों पे लेके 2-4 बोरी भर के हमारे लिए एक संकट पैदा करना चाहती है। हम ऐसा कोई संकट पैदा नहीं करना चाहते जिससे कोई किसान का नुकसान हो, आड़ती का नुकसान हो, सेलर वाले का नुकसान हो, मजदूर का नुकसान हो। हम सरकार से ये चाहते हैं भी इनकी किसानों की जीरी जो है ना फटाफट खरीदी जाए और उसमें कोई देरी ना करे। अगर ये देरी करेगी तो ये सारी जमात आज यहाँ है, कल ये सड़कों पे आएगी, उसके बाद फिर ये कहीं और भी जाएगी, ये आत्मदाह करने तक भी जाएगी। जी साथियों, हम तो इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि जिम्मेदार की जितनी भी फसल पड़ी है ये सोना पड़ा है, ये 10 दिन से और 15 दिन से पड़ा है, इसको सरकार खरीद नहीं रही। कल खरीद के नाम पे यहाँ पर आए, 100 डेयरी से 2 डेयरी खरीदी, उसमें मॉइस्चर बता देते हैं। जिम्मेदार यहाँ पड़ा 10 दिन से रात दिन, इसलिए हम सरकार से अनुरोध करते हैं जिम्मेदार का एक एक दाना खरीदिए। यदि जिम्मेदार को आड़ती का दुख है, आड़ती की आड़त का दुख है, कोई आड़त की हमें जरूरत नहीं है। वो अपना माल जिम्मेदार का माल ठा के उनकी पेमेंट करे। जब तक किसान की फसल नहीं उठेगी तब तक हम ऐसे संघर्ष करते रहेंगे। यदि इस फसल को बर्बाद कर दिया, 15 दिन से पड़ी है, जिसको मॉइस्चर बता के उसको छोड़ देते हैं। कल ही आई थी, कल 10 डेयरी खरीदने के बाद जवाब दे दिया ये भी मॉइस्चर है, ये भी मॉइस्चर है, मॉइस्चर के नाम पे, डैमेज के नाम पे, डिस्कलर के नाम पे। इसलिए किसानों को तंग कर रही है और ये ना कोई एक भी सिंगल डेयरी भी यहाँ से आज तक नहीं गई है। इसलिए हमारा अनुरोध है सरकार से भी किसान का माल तोल के उसके पैसे देकर माल खा के ले। अगर नहीं होती, सुनवाई नहीं होती तो क्या कार्रवाई करोगे? कार्रवाई तो एजिटेशन करेंगे, धरना देंगे, जीटी रोड रोकेंगे। किसान यहाँ तक तैयार हो, आत्मदाह करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इसलिए इन किसानों को बचाने के लिए 8 दिन का चंद्र प्रकाश हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्र प्रकाश, फिलहाल क्या कुछ जानकारी है? क्या किसानों को अभी भी ऐसे ही परेशान होना पड़ रहा है और जो तालाबंदी वहां पर की गई थी, क्या अब वहां पर स्थिति सामान्य है? जी, आपको बताना चाहूंगा अभी फिलहाल किसान जो थे वो चले गए हैं और किसानों को समझाया बुझाया गया है। मगर जो कुरुक्षेत्र की बात की जाए, कुरुक्षेत्र में चाहे शाहबाद, मारकंडा हो, लाडवा हो, बेवा हो, थानेसर हो, इन अनाज मंडी में अभी तक कहीं पर भी जो धान की खरीद शुरू नहीं हुई है, क्योंकि प्रदेश की सरकार ने कहा था कि 26 सितंबर से हरियाणा प्रदेश के जो 4 जिले हैं, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, अम्बाला, इन 4 जिलों में धान की खरीद शुरू हो जाएगी। मगर अभी तक इन 4 जिलों में कहीं पर भी धान की खरीद शुरू नहीं हुई है। इसी को लेकर आज कुरुक्षेत्र में किसानों और आड़तियों का गुस्सा फूटा और उन्होंने जो कुरुक्षेत्र का अनाज मंडी का कार्यालय है उस पर ताला भी जड़ दिया। किसान कह रहे हैं कि आखिरकार कब धान की खरीद शुरू होगी, किसी को कुछ नहीं बताया जा रहा है, क्योंकि धान अब की बार जो धान है वो बम्पर पैदावार हुई है। धान का कटोरा कुरुक्षेत्र को कहा जाता है और बहुत ज्यादा मात्रा में धान पैदा हुई है। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से किसानों को वहां पर परेशान होना पड़ रहा है और किसानों ने जो आज अपना विरोध जताया है उसको लेकर के क्या कुछ उनको आश्वासन दिया गया है, किस तरीके से उनको शांत किया गया? जी, उनको आश्वासन ये दिया गया है कि शांतिपूर्वक से आप अपने अपने घरों को जाइए और धान की खरीद सुचारू रूप से शुरू होगी। मगर अभी तक किसान जिस तरह से उनको एक आश्वासन दे दिया गया उसके बाद वो लोग चले गए हैं। कहीं ना कहीं जो प्रदेश की सरकार ने वादा किया है कि सुचारू रूप से धान की खरीद शुरू होगी, क्या किसानों को कुछ समय दिया गया कि कब से किसानों की ये खरीद जो है फसल की वो शुरू होगी?
जी, जो सरकार ने कहा था कि 26 सितंबर से 4 जिले जो कुरुक्षेत्र अभी जो आश्वासन दिया गया है उसमें चंद्र प्रकाश, क्या कुछ समय सीमा दी गई है, कब तक किसानों की फसल जो है वो शुरू कर दी जाएगी? इस बारे में प्रशासन की तरफ से फिलहाल जो आश्वासन दिया गया उसके बारे में क्या कुछ जानकारी है? जी, फिलहाल प्रशासन ने किसानों को आश्वासन दिया है और उसके बाद कल सुबह से रूटीन की जो धान की खरीद है वो शुरू हो जाएगी और किसान भी संतुष्ट हो गए हैं और फिलहाल किसान चले गए हैं और अधिकारियों का भी आना जाना शुरू हो गया है। लेकिन जिस तरीके से किसान परेशान है कि उनकी फसल में या तो नमी बता दी जाती है या फिर उनकी फसल को रिजेक्ट कर दिया जाता है किसी भी तरीके से, तो इस तरीके से क्यों किसानों को परेशान किया जा रहा है? जी, कहीं ना कहीं जो धान कई जगह पक्का तैयार हो गया। वैसे हरियाणा प्रदेश की बात की जाए तो 1 अक्टूबर से हरियाणा प्रदेश में धान की खरीद शुरू होती है, मगर ये जो 4 जिले हैं जो धान का कटोरा कहा जाता है, जिनमें कुरुक्षेत्र है, किसानों की फसल पहले से ही पक्का तैयार हो गई है और किसान अभी से ही मंडी में फसल लेकर आ चुके हैं और चारों तरफ जो 4 अनाज मंडियां कुरुक्षेत्र, शाहबाद, लाडवा, पेवा, चारों अनाज मंडियां पूरी धान से भरी हुई हैं और किसान अपनी अनाज को मंडी में लेकर आ चुके हैं। किसान कह रहे हैं कि जब इतनी जल्दी उनकी फसल पक्का तैयार हो गई है, मंडी में आ गई है, तो सरकार को धान की खरीद भी सुचारू रूप से करनी चाहिए। लेकिन ये वजह क्या है? अगर 26 तारीख का समय दिया गया था लेकिन अभी भी सही तरीके से फसलों की खरीद नहीं की जा रही है? जी, कहीं ना कहीं जो कारण बताया गया है कि सरकारी एजेंसियां अभी खरीद करने नहीं आई हैं और जिस तरह से किसान अपनी फसल को लेकर मंडी में आ रहा है, किसान का दुख दर्द साफ जाहिर है। किसान कह रहे हैं वो अपनी फसल को लेकर मंडी में आ रहे हैं और जो प्रदेश की सरकार है, जो 4 जिले घोषित किए हैं, उनमें जो एजेंसियां हैं, सरकारी एजेंसी, वो अभी तक खरीद नहीं शुरू कर रही। इसी को लेकर किसानों का गुस्सा फूटा था। जी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से सरकार ने यह ऐलान किया है कि अब धान की फसल जो है वो खरीदी जाएगी, लेकिन कई जगहों पर मंडियों में अभी भी फसल जो है नहीं खरीदी जा रही है और इसी वजह से किसान परेशान है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल से एक बार फिर से कई संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बीरभूम जिले में पुलिस ने कुछ हथियारबंद लोगों को गिरफ्तार करते हुए एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। जिले के शांति निकेतन क्षेत्र से 6 हथियारबंद संदिग्ध पकड़े गए, जिनमें से 4 बांग्लादेश के बताए जा रहे हैं और पुलिस के मुताबिक शांति निकेतन में आए बांग्लादेशी और 2 भारतीय नागरिकों से कई फायर आर्म और बम बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं। पुलिस ने यह जानकारी दी है कि गिरफ्तार किए गए 6 लोगों में से 4 बांग्लादेशी हैं। सूत्रों के मुताबिक ये लोग बीरभूम जिले में प्रभावशाली नेता की हत्या करने के मकसद से आए थे और पुलिस
इस मामले की सूचना पहले ही एसटीएफ को दे चुकी है। पुलिस इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इनका किस उग्रवादी या आतंकी संगठन से संबंध है। इस खबर पर शांतनु बनर्जी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शांतनु, क्या कुछ जानकारी है फिलहाल, क्या कुछ ताजा अपडेट? क्योंकि जिस तरीके से लगातार पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए तो वहां से इस तरीके के संदिग्ध लोगों की गिरफ्तारी हो रही है, कुछ जो आतंकी संगठनों से संबंध रखते हैं, और फिलहाल इनके बारे में कुछ मालूम नहीं है, कुछ पता नहीं है। क्या अभी तक कोई जानकारी मिल पाई है कि जो 4 बांग्लादेशी पकड़े गए हैं उनका किस उग्रवादी या आतंकवादी संगठन से नाता है? जी हितेंद्र जी, देखिए सबसे बड़ी सवाल जो सामने आ रहा है फिलहाल पश्चिम बंगाल से, हम कई दिनों से हम देख रहे हैं पश्चिम बंगाल से लगातार जो बांग्लादेशी और आतंकवादी का मतलब हिरासत में ले रहा है प्रशासन तथा एनआईए और एसटीएफ का टीम ने। आज भी मतलब 6 आतंकवादी को मतलब पकड़ लिया है फिलहाल पश्चिम बंगाल का जो शांतिनिकेतन क्षेत्रों से, लेकिन उसके मतलब 4 का जो एड्रेस जो ठिकाना मिल रहा है वो बांग्लादेश की है, लेकिन फिलहाल बांग्लादेश की होने के बाबत उसका पास भी कोई पासपोर्ट वीसा कुछ भी नहीं था। लेकिन वो सबसे बड़ी जो सवाल सामने आ रहा है वो बांग्लादेश से कैसे घुस आया पश्चिम बंगाल में। लेकिन अभी भी जो एसटीएफ की तरफ से जो नाम मिल रहा है, रफीक बाबू सरकार बांग्लादेश की ढाका की रहने वाला है, उसके साथ साथ मुराद मुंशी वो भी बांग्लादेश का है, उसके बाद आपके डाले मियाँ वो भी बांग्लादेश का है, बिल्लाल हुसैन बांग्लादेश का है, और भूटान खंडेट का जो का नाम मिल जाता है वो फिलहाल शांतिनिकेतन का है, और शेख काजल नाम का कोई एक आदमी तो मिला है वो मतलब बोलपुर क्षेत्र का है। ये जो हम मकान दिखा रहे हैं ये शेख काजल का मकान है, और इस मकान का अंदर वो जो 4 बांग्लादेशी घुसे थे, लेकिन कहां से आया ये सबसे बड़ी सवाल सामने आ गया है। क्योंकि जब एसटीएफ का टीम के सूत्र के अनुसार जब जानकारी मिले तो उसके घर पे छापा मारे, तो छापा मारने के बाद कई बंदूकें, कई मतलब हौसला उसका मिले थे, उसके साथ बम तैयारी करने का जो बारूद है वो भारी मात्रा से बारूद भी मिले थे। लेकिन अभी भी सिर्फ यही सवाल सामने आ रहा है। लेकिन शांतनु, इस बारे में क्या कुछ ताजा जानकारी मिल पा रही है एसटीएफ की तरफ से या पुलिस प्रशासन की तरफ से कि इनका किस आतंकवादी संगठन से नाता है, और इनके बारे में ये भी क्या जानकारी अभी तक कुछ मिल पा रही है, किस तरीके की कार्रवाई इन पर की जा रही है? जी सबसे बड़ी सवाल जो देखिए हितेंद्र जी जो सामने आ रहा है, जो सूत्र से जो जानकारी मिल रही है एसटीएफ का टीम ने जो जैसी कहा है कि ये लोगों ने सिर्फ पश्चिम बंगाल पे आया है किसी को मतलब मर्डर करने में। सबसे बड़ी बात है कोई मतलब कोई राजनीतिक एक नेता, कोई नेता को मतलब खून करने के लिए इसको मतलब सुपारी किलर बनाया जाता है, इन लोगों को बुलाया गया, लेकिन इसको तो रंगीन हाथ में पकड़ गया। लेकिन अभी भी फिलहाल मतलब इसको न एनआईए का हाथ में वो लेना चाहते हैं एनआईए। लेकिन हम लोग फिलहाल देखे थे जो शमीम अंसारी कुछ दिन पहले जो बहरमपुर क्षेत्र से पकड़ गया, उसको शमीम अंसारी के पूछताछ करने के बाद ऐसी कुछ मिला है जो फिलहाल शमीम अंसारी के साथ कई लोगों ने मतलब जो पश्चिम बंगाल पे अभी बांग्लादेश से घुस के आए हैं, ऐसी कोई लोगों ने बांग्लादेश के जो पश्चिम बंगाल में छुपे हुए हैं। लेकिन अभी तक मतलब एनआईए का टीम में पूरा बंगाल का हर तरफ मतलब जैसे आपका समझ लीजिएगा पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद, धौलपुर और साथ साथ में आपका बेलडांगा, लेकिन बड़ा सवाल शांतनु यहाँ पर यह है कि ऐसे लोगों की मदद कौन कर रहा है? सबसे बड़ी सवाल यही तो है हितेंद्र जी, सबसे बड़ी सवाल यही है कि इसको मदद करने के लिए कोई राजनीतिक दल है जिसका पीछे, जैसे हम देखा है 2014 साल 2 दिसंबर में जब खगरागढ़ विस्फोट हुआ था, उसी समय में जो लोग बांग्लादेश से आए थे खुद पश्चिम बंगाल में आकर उसको जो वोटर आईडी और रेशन कार्ड बनाया था, लेकिन उसके पास भी कोई पासपोर्ट और वीसा नहीं था। लेकिन तब भी वो कैसे मतलब हमारा देश का जो रेशन कार्ड और मतलब आईडी कार्ड बनाया था, ये सबसे बड़े सवाल सामने खड़ा हो गया था। अभी भी मतलब आप देखिएगा पश्चिम बंगाल में मतलब हर क्षेत्र में है किसी की तरफ में एनआईए का जो टीम पूरा बंगाल में अभी भी मतलब तैनात है, और पूरा बंगाल में लगातार वो लोग मतलब दिन से और रात को छापा मारना शुरू कर दिया। आगे क्या होना ये देखने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मेरे ख्याल से अभी भी और बहुत लोगों का जैसी ये मोहम्मद शमीम जैसी जब पकड़े गए 19 लोगों का नाम क्या है, फिलहाल 19 लोगों ने आप बांग्ला का कई भी क्षेत्रों पर घुसे हैं, लेकिन वो लोग कहाँ है? अभी भी फिलहाल पश्चिम बंगाल के एनआईए टीम पूरा जांच शुरू किया, छप्पर पर मतलब वो लोग तैनात है और छापा मार रहे। यही सबसे बड़ी सवाल है
जी हितेंद्र जी। जी बिल्कुल शांतनु, जिस तरीके से आपने बताया कि लगातार वहां पर इस तरीके के जो संदिग्ध लोग हैं वो पकड़े जा रहे हैं, या आतंकवादी संगठनों से जुड़े हुए लोग पकड़े जा रहे हैं, या फिर बांग्लादेश से जो लोग बंगाल में पहुंचे हैं वो पकड़े जा रहे हैं। ऐसे में बड़ी कार्रवाई एनआईए की टीम भी कर रही है और एसटीएफ की टीम भी कर रही है। अलग अलग जो टीमें हैं, सुरक्षा की एजेंसियां हैं, वो काम कर रही हैं। लेकिन इस पूरे मामले में क्या कुछ जानकारी है? क्या एनआईए भी इन लोगों से पूछताछ कर सकती है जो फिलहाल जो पकड़े गए हैं? देखिए, सबसे बड़ी सवाल जो सामने आ रहा है, कुछ ही दिन से हमने जैसे देखा, ये कई जो लोग पकड़े गए, इसके पीछे कोई राजनीतिक दल तो जरूर है। जैसे आपको हम अगर कहे तो जो गुरु प्रचार चक्र जो पश्चिम बंगाल में जो हो रहा था, इसके पीछे भी कई राजनीतिक नेता का नाम भी सामने आ रहा था। जैसे एक जो जिसका नाम जो पश्चिम बंगाल का जो माफिया डॉन जो है, जो गुरु प्रचार करते थे, उसका फिलहाल पूरा देश भर में 4-4 मकान, बहुत बड़े बड़े मकान मिले थे। उसका पीछे बीएसएफ का राज है, उसका पीछे कस्टम का राज है। किसी का हाथ नहीं होने से बंगाल पे मतलब इतना भयानक जो काम करता है, ये जो आतंकवादी हो या गुरुप्रचार चक्र जो बाहर से लोग आते हैं, इसका फिलहाल अगर पीछे का कोई हाथ नहीं होगा तो ये काम आगे नहीं बढ़ सकता। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी सवाल सामने आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल शांतनु, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से लगातार पश्चिम बंगाल से इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं, ये अपने आप में एक चिंता का विषय है। फिलहाल बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। मुंबई में लगातार बढ़ते कोरोना महामारी और भारी बारिश की परेशानी को लेकर के बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी के विधायक अतुल भातखलकर ने ठाकरे सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की सरकार बेशर्म सरकार है। साथ ही जो लोग भारी बारिश के कारण प्रभावित हुए हैं, जिन लोगों का काफी नुकसान हुआ है, इसके लिए हर परिवार को 10,000 रुपए की मदद दिए जाने की मांग भी उन्होंने की है। और इसके अलावा उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि महाराष्ट्र का राजा घर से बाहर ही नहीं निकलता। ये सरकार अंधी, गूंगी और बहरी सरकार है। ये सरकार बेशर्म है। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना के बीच जिस तरह से लगातार मुंबई को परेशानी होती है, उसको लेकर जो है यहाँ के स्थानिक विधायक अतुल भातखलकर जी ने एक प्रदर्शन किया है। जिस तरह से आप देख पा रहे हैं कि तमाम फ्लैक्स जो है लगाया गया है। फ्लैक्स में हर वो बातें लिखी है जो अतुल विधायक जी ने जो लगातार जो है सरकार से मांगने का, हालांकि उन्होंने इस विषय में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से बात भी की थी, तमाम पत्र व्यवहार किया था, लेकिन उसके बाद भी महाराष्ट्र सरकार ने किसी तरह का कोई संज्ञान नहीं लिया। ऐसे में अतुल जी हमारे साथ है। अतुल जी, किस तरह का प्रदर्शन है और क्या कुछ मांग? नहीं, जैसे मैंने कहा कि बारिश के कारण 4 बार बहुत बड़ा बारिश गत 4 महीने में आया, लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ है। टीवी, फ्रिज, गद्दी, ये पूरा सामान बह गया है और इसके लिए हर घर को 10,000 रुपया ठोक मदद करने की मांग हमारी है। ये पहली मांग है। राज्य सरकार ये कहती है कि इसके लिए हमारे पास पैसा नहीं है, तो मुंबई महानगर पालिका की 70,000 करोड़ की एफडी है, उसको तुमने साखर सम्राटों को कर्जा देने के लिए जैसी गारंटी दी नाबार्ड को राज्य सरकार ने, उसी तरह से गारंटी राज्य सरकार ने मुंबई महानगर पालिका को देने की। और वो 70,000 करोड़ में से 10,000 करोड़ ये मुंबई के लोगों के लिए वापरने के, क्योंकि 70,000 करोड़ हमारे हैं, मुंबई के आम आदमी के टैक्स से आए हुए हैं, ये कोई किसी सरकार के नहीं है। और इसके लिए वो हम ही दे 10,000 करोड़ रुपये विड्रॉ करें और हर घरटी 10,000 रुपये देने को काम को प्रारंभ करे। ये दूसरी मांग है। तीसरी मांग, पोईसर नदी यहाँ से जाती है, हनुमान नगर है, पोईसर है, तो वहाँ से 400 लोग बाधित हो रहे। उनके लिए मैंने अप्पापाड़ा में सदनिका बनवा की ली थी आदित्य ठाकरे जी ने। वो सदनिका अभी माहौल के लोगों को देने का निर्णय किया है। ये निर्णय का हम कड़ा विरोध करेंगे। वो सदनिका उत्तर मुंबई के लोगों के लिए ही हमने यूज़ करना है और नहीं तो उसके खिलाफ हम बहुत बड़ा संघर्ष करेंगे। और चौथी मांग, हो सके ट्रैफिक ज़्यादा न हो सके तो आदित्य ठाकरे जी को बताइए कि वो उपनगर के पालक मंत्री है, तो कभी उपनगर में भी आइए। अतुल जी, आपने इसके पहले भी जो है बिजली को लेकर जो आंदोलन किया था, लेकिन किसी तरह को कोई सुनवाई नहीं हुई। ऐसे में फिर से एक बार आप आंदोलन करना पत्र व्यवहार किया था। क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र सरकार जागी? बिजली के मामले में तो राज्य सरकार ने महाराष्ट्र के जनता को फंसाया। 2 बार कैबिनेट मीटिंग करवाई, प्रपोजल सबमिट किए, अगले कैबिनेट में निर्णय करेंगे, अगले कैबिनेट में निर्णय करेंगे, लेकिन आखिर में फाइनेंस डिपार्टमेंट ने बोला कि हमको ये परवड़ने वाला नहीं है, हम ये काम करने वाले नहीं है, और इसके खिलाफ हम MERC में गए हैं। राज्य सरकार की ये मांग है। राज्य सरकार, राजा ये संवेदनशील चाहिए। महाभारत में आदर्श राजा की व्याख्या ये की है कि राजा यदि अपने घर में बैठा है, राजमहल में बैठा है और जंगल के अंदर किसी आदमी के पाँव को एक कांटा छुपता है, तो राजा के आँख से पानी आना चाहिए, इतना राजा संवेदनशील चाहिए। लेकिन ये राजा
तो घर से बाहर आता ही नहीं है। इस प्रकार का ये राजा है और इसके लिए मेरी कोई बहुत बड़ी अपेक्षा नहीं है, लेकिन हम संघर्ष करते रहेंगे और वो मानेंगे नहीं तो हम इससे ज़्यादा संघर्ष करेंगे और उच्च न्यायालय के दरवाजे भी खटखटाएंगे। एक अहम बात है कि कोरोना काल में जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने किसी तरह की कोई भी सुविधा मुंबईकरों को नहीं दिया है, ऐसे में तमाम आवाज़ उठाई गई, लेकिन उसके बाद भी महाराष्ट्र सरकार को जू तक नहीं ना, क्या कहेंगे, किस तरह की संवेदनशीलता? ये बेशरम सरकार है, क्योंकि महाराष्ट्र में ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट में नंबर 1 की सरकार है पूरे देश में। सिर्फ महानगर पालिका के पास 70,000 करोड़ की एफडी है। एमएमआर रीजन है, कल के पेपर में आया है, एमएमआरडीए को पर ईयर 4,500 करोड़ रुपया सिर्फ बैच के ऊपर मिलता है और 30 में से 29 राज्य ऐसे हैं देश में, हर एक राज्य ने अपने जनता के लिए कुछ ना कुछ पैकेज घोषित किया। तो यहाँ पैकेज नहीं, जनता के बीच में जाना नहीं, और इसके लिए मराठी में कहना है तो आंधी, मुकी, बहरी ऐसी ये बेशरम सरकार है। क्योंकि डीपीडीसी की मीटिंग भी 8-8 महीने नहीं ले रहे, 3-3 लाख लोगों ने हमको चुन के दिया है, क्या ग्राउंड पे स्थिति है ये हमको पूछने के लिए तैयार नहीं है। हमने मांग करने के बाद वर्चुअल मीटिंग भी उपनगर के पालक मंत्री नहीं कर रहे, इसका हम कड़ा निषेध करते हैं। तो जाहिर देख पा रहे हैं कि अतुल भातखळकर जी ने साफ तौर पे कहा कि किस तरह से महाराष्ट्र सरकार बिल्कुल अतिसंवेदनशील है। हालांकि सभी राज्यों ने अपने लोगों के लिए कोई न कोई पैकेज घोषित किया, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने मुंबईकरों को किसी तरह का कोई आर्थिक मदद नहीं किया, न कोई पैकेज दिया है। ऐसे में अगर महाराष्ट्र सरकार इस पूरे मामले को लेकर जागृत नहीं होती है तो भाजपा लगातार और भी उग्र आंदोलन करेगी। कैमरा पर्सन तो पत्रकार सोनी, एनबी न्यूज, मुंबई। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। पाकिस्तान की तरफ से लगातार नापाक हरकत की जा रही है। कभी किसी इलाके में तो कभी किसी इलाके में बिना किसी उकसावे के फायरिंग की जाती है, मोर्टार दागे जाते हैं। आज सुबह से ही कुपवाड़ा के माछिल सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास मोर्टार दागे गए और अन्य हथियारों से भी गोलीबारी की गई। पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन बिना किसी जानकारी के, बिना किसी उकसावे के किया जाता है और ऐसे में भारतीय सेना भी बहुत और जवाब देती है। लेकिन इस कार्रवाई में अभी तक एक सैनिक के घायल होने की खबर है। हिमाचल के हमीरपुर में पुलिस लाइन के अंदर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। डीएसपी ने यह बताया है कि पुलिस लाइन के अंदर आज सुबह आतंकवादी घुसने की सूचना मिली, जिन्हें पकड़ने के लिए टीम ने कार्रवाई की और दल बल के साथ टीम पुलिस लाइन पहुंची। डीएसपी शेर सिंह की अगुवाई में टीम ने एक आतंकवादी को जिंदा पकड़ा और करीब आधे घंटे तक चली मुठभेड़ में पुलिस और आतंकवादियों की ओर से फायरिंग भी होती रही। डीएसपी ने यह बताया है कि घटना में एक जिंदा आतंकी पकड़ा गया, जबकि 3 पुलिस जवान घायल हुए, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। आतंकवादियों ने जो है एक बिल्डिंग में घुसे थे और दूसरी तरफ उन्होंने आग लगा दी। तो इमीडिएट फायर वार्निंग, जैसे ही फायर और एम्बुलेंस ने तुरंत एक्शन किया, वो भी तुरंत आ गए और फायर गिरने से पहले आग को बुझाया और जो घायल लोग थे उनको एकदम वहाँ से रेस्क्यू किया और एम्बुलेंस में हॉस्पिटल भेज दिया। इस घटना में एक आतंकवादी को जिंदा पकड़ा और दूसरा बेहोश हो गया था, उसको भी हॉस्पिटल भेजा गया। और इस दौरान हमारे 3 आदमी घायल हुए थे, उन तीनों घायलों को भी रेस्क्यू टीम द्वारा रेस्क्यू करके हॉस्पिटल भेजा गया। और इन आतंकवादियों के इस घटना में एक AK-47 और कुछ असला बरामद हुआ, जिसको कब्जे में ले लिया है और पूरी बिल्डिंग को तलाश कर लिया है फायर ब्रिगेड और पुलिस, हमारी सिक्योरिटी की टीम ने। तो अब इस और कोई आतंकवादी या उनकी कोई शुरुआत, उसके बारे में कोई और कुछ भी नहीं है और ना ही उनका असला है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए ANP न्यूज़।